परसेंटेज या प्रतिशत। अब ये जो शब्द है प्रतिशत, क्या ये शब्द तुमने पहले भी सुना है? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। बाजार में चले जाओ, कोई भी आइटम खरीदो, कुछ भी खरीदो। कुछ दिनों पहले पूजा गया था, वहीं पर अगर तुमने कोई भी दुकानदार में कोई भी कपड़ा खरीदा हो तो वहां देखा दुकानदार बोलता ही होगा कि 10% छूट मिल रहा है, 20% छूट मिल रहा है। या कोई भी दवाई की दुकान में चले जाओ तो दवाई की दुकान में हम पहले ही पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत की आप छूट दीजिएगा, डिस्काउंट दीजिएगा। तो ये प्रतिशत हम हमेशा जब भी कुछ आइटम, कोई भी माल हम दुकान से या बाजार से खरीदते हैं तो हमेशा इस बात पे बोलते हैं कितना प्रतिशत हमें डिस्काउंट मिलेगा। प्रतिशत का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। तो प्रतिशत जो है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये हम समझेंगे इस अभ्यास में। प्रतिशत या परसेंटेज। अभ्यास से देखो, प्रतिशत या इंग्लिश में परसेंटेज। इस शब्द का अर्थ को हम, इस शब्द को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रति और शत। पर या सेंटेज। प्रति का मतलब ये सुना होगा तुमने, जैसे प्रति किलोग्राम का दाम है 10 रुपए, ये भी तुमने सुना होगा। प्रति दर्जन केले का दाम 20 रुपए, ये शब्द भी सुना होगा। तो प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100, शत मतलब 100, पर मतलब बाय, सेंटेज मतलब 100। यानी प्रतिशत का मतलब हमेशा होगा बाय 100, बाय बटा 100, या परसेंटेज का मतलब भी बाय 100 या बटा 100। यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत में अगर लिखना हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि 2% या 2%, 2%, इसका मतलब 2 बटा 100, 2/100। क्लियर? 2 परसेंटेज या 2%, शॉर्ट फॉर्म में सेंट लिखते परसेंट, 2%, इसका मतलब 2/100। क्लियर हुआ? तो प्रतिशत शब्द का मतलब समझ आया। प्रति मतलब बाई और शत मतलब 100। तो ये जो प्रतिशत जो है शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है बाई 100। प्रतिशत असल में है क्या? इसके पहले अभ्यास में हमने परिमेय संख्या की धारणा पढ़ी थी। हमने भिन्न, भिन्न किस तरह से लिखते हैं किसी भी संख्या को, जो हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे जहां हमने परिमेय संख्या जाना था, जैसे उदाहरण के लिए 2/3, 5/4 या 10/9, जो भी है, ये सारी संख्या क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में है या एक भिन्न के रूप में है। ठीक है, सारी संख्या एक फ्रैक्शन या एक भिन्न के रूप में है। तो प्रतिशत भी असल में एक फ्रैक्शन या एक भिन्न ही है। प्रतिशत भी असल में एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल तरह का फ्रैक्शन है, अलग ही प्रकार का फ्रैक्शन है, जिसमें हमेशा नीचे वाली संख्या, जिसमें हमेशा ये जो नीचे वाली संख्या वो 100 ही होगी। प्रतिशत भी असल में एक स्पेशल तरह का, एक विशेष प्रकार का भिन्न कहा जा सकता है जिसे, जिसमें नीचे की संख्या हमेशा 100 होगी। जैसे 2/100, 3/100, 100/100 या 120/100। ये सारी संख्या क्या है? देखो, ये सारी संख्या असल में एक भिन्न है, लेकिन जिसमें हर की संख्या जो डिनोमिनेटर जो हमेशा 100 है। तो ये सारी संख्या असल में प्रतिशत ही है। तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा, हर जो है हमेशा 100 होगा, हमेशा 100 होगा। यानी वो सारी संख्या है जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। जैसे उदाहरण के लिए 5/100, ये 5/100 असल में क्या है, इसे हम प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने जाना कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, या किसी भी प्रतिशत को असल में हम सोच सकते हैं एक स्पेशल प्रकार का भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, एक और उदाहरण मान लेते हैं, जैसे 3/100। 3/100 क्या? ये एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 है। अब चूंकि प्रतिशत में, परसेंटेज में डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। डिनोमिनेटर हमेशा, हर जगह हमेशा 100 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग ये डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सिंपल लिखे 3 और बोले प्रतिशत 3%, प्रतिशत अगर बोले तो 3% का मतलब ये होगा 3/100। तो ये बाई 100, इस प्रति 100, बाई 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ इसकी जगह एक सिंबल का इस्तेमाल करें, यानी
ये जो सिंबल हमने इस्तेमाल किया, इसी सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट या प्रतिशत से। यानी इस सिंबल का मतलब होता है बाई 100। जिस भी संख्या के साथ ये सिंबल हो, 3%, जिस भी संख्या के साथ ये सिंबल हो, उस सिंबल का अर्थ ही है ये प्रतिशत दर्शा रही है। जैसे इस केस में 3% है, यानी ये असल में है 3/100। ठीक उसी प्रकार से मान लो अगर 5% है तो वो क्या होगा, वो होगा 5/100। मान लो 49% है तो वो असल में क्या है, 49/100। मान लो है 99% तो वो असल में क्या है, 99/100। या अगर 100% ही सोचो तो वो असल में क्या है, 100/100। ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर 0% है तो वो असल में क्या है, 0/100, जो असल में 0 ही होता है। और 100/100 असल में क्या होता है, 100% क्या होता है, वो होता है 1। क्लियर, समझ गए? ठीक, यानी किसी भी संख्या के साथ अगर ये सिंबल तुम्हें दिखे, वो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर हर जो होगा हमेशा 100 होगा। क्लियर, समझ गए? तो इस सिंबल का मतलब भी असल में प्रतिशत, यानी प्रति 100, प्रति 100, 5% यानी 100 में 5, प्रति 100। क्लियर, जब तुम्हें परीक्षा का रिजल्ट मिलता है, जैसे अगर मान लेते तुम्हें 100 का परीक्षा हुआ, तुमने 100 की कोई भी परीक्षा दी है, जैसे गणित में परीक्षा दे रहे हैं तुम लोग, मान लो गणित की परीक्षा हो रही है, गणित की परीक्षा में तुम्हें 100, कुल 100 में मान लेते हैं 98 मिला है। ठीक, 100 की परीक्षा में तुम्हें 98 मिला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो यानी गणित में तुम्हें कितना प्रतिशत नंबर मिला है, 98% नंबर मिला। क्लियर, तो देखो एक भिन्न संख्या 98/100, ये एक भिन्न है, इसे हमने किस तरह से प्रतिशत में लिख दिया, 98%। तो 98% ही मतलब 100 में 98, 100 में तुम्हें 98 मिला है। मान लेते हैं इंग्लिश में तुम्हें मान लेते हैं 85 मिला है 100 में, तो इसे हम प्रतिशत में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में तुम्हें 85% नंबर मिला है, 100 में 85, यानी इंग्लिश में परसेंट में क्या बोलेंगे, 85% नंबर तुम्हें मिला है इंग्लिश में। तो गणित की भाषा में इस सिंबल का क्या मतलब है, क्लियर से समझ में आ रहा है? 98% मतलब 98/100, 85% मतलब 85/100। तो किस तरह से हम एक परसेंट को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्न को परसेंट के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक ठीक, अब देखो अगर भिन्न है, मान लेते हैं 5/100, ये भिन्न है, क्या इस भिन्न को हम लोग दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? तो आसानी से लिख सकते हैं, 5/100 को हम लिख ही सकते हैं 0.05। 0.05 का मतलब ये 5/100। ठीक ठीक उसी प्रकार से 49/100 को हम लिख सकते हैं 0.49 या 0.49, एक ही बात है। ठीक, तो 0.49 लिखने का मतलब जो है 49/100 लिखने का मतलब वही है, यानी दशमलव को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, यानी अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि 0.79 प्रतिशत में कितना होगा, अगर ये सवाल हो तो सिंपल क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसे हम लिख सकते हैं 79, इसे भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2, यानी 100। देखो 79/100 है, एक भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, यानी इसे हम आसानी से लिख सकते हैं 79%। क्लियर हुआ? यानी 0.79 जो एक डेसिमल था, एक दशमलव था, दशमलव संख्या को हम आसानी से प्रतिशत में लिख सकते हैं, दशमलव संख्या को हम भिन्न में लिख सकते हैं, और भिन्न को आसानी से प्रतिशत में भी लिखा जा सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब हम लोग एक प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और भिन्न को दोबारा दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर एक सवाल करें कि 15%, 15%, ठीक है, ये किसमें, प्रतिशत में, ये फ्रैक्शन या भिन्न में कितना होगा, 15%, और दशमलव में कितना होगा। अगर ये सवाल हो कि 15% भिन्न में क्या लिखेंगे और दशमलव में क्या लिखेंगे, यानी 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे और डेसिमल्स में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो 15% भिन्न में क्या होगा, 15/100। ठीक, और दशमलव में क्या होगा, हम आसानी से लिखते हैं 0.15। क्लियर हो? अब अगर हम 22 सही 1/3, 22 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन बदलेंगे, तो किस प्रकार से,
जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में, भिन्न में हमेशा डिनोमिनेटर में 100 आता है। तो सबसे पहले 22 से ही 1/3, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? 22 से 3 को गुना करेंगे 66, 66 प्लस 1 67, इसे हम लिख सकते हैं 67/3। ठीक है, प्रतिशत में हुआ 67/3। इसको हम भिन्न में क्या लिखेंगे? 67/3। डिनोमिनेटर में, भिन्न में हमेशा 100 होता है, यानी नीचे एक 100 आएगा। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, यानी ये असल में क्या बन गया? 67/300। ये हो गया तुम्हारा भिन्न यानी फ्रैक्शन में। क्लियर? दशमलव में क्या करना है? दशमलव में क्या करना है? 67/3 और नीचे 100। जैसे यहाँ पे 15/100 था, हमने दशमलव में क्या किया? 2 घर बाद पॉइंट डाला था। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा 3 भी है, तो हमें क्या करना है? 67/3 को पहले डिवाइड कर लेंगे। पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा ये तुम्हारा 22.33/100। 22.33/100। ये 100 में 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2233। ये हो गया दशमलव में। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं 125। अब देखो 125% प्रतिशत को भिन्न में क्या लिखेंगे? भिन्न में क्या लिखेंगे? हमें मालूम है परसेंट को जब भी फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ये वाला सिंबल जो होता है परसेंट यानी कि ये सिंबल, हर एक के सामने ये सिंबल है। इस सिंबल को जब भी हटाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है? 100 लिखते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 125/100। अब चाहे तो इसे काट के हम छोटे रूप में ले सकते हैं, या चाहे तो यहीं पे रखो। भिन्न यानी फ्रैक्शन हुआ 125/100। दशमलव में क्या होगा? 100 है। दशमलव में क्या होगा? 2 घर बाद पॉइंट बैठेगा, यानी 125। यहां से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, 2 घर बाद 1 2, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी 1.25। क्लियर हुआ? यानी किस तरह से प्रतिशत से हम भिन्न में और भिन्न से दशमलव में बदलते हैं। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं कि भिन्न से हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अभी तक हमने प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से दशमलव बनाना सीखा। अब अगर सवाल हो कि भिन्न से प्रतिशत या भिन्न से दशमलव में कैसे बदले, ये हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो, परसेंट या प्रतिशत से भिन्न में बनाना कैसे है, ये हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं, फिर से कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 25%। 25%, इससे हमें फ्रैक्शन या भिन्न में लिखना है। क्या करेंगे? ये सिंबल, परसेंट का सिंबल जब भी हटता है तो हम क्या करते हैं? बटा 100 करेंगे। ये हो गया। परसेंट से किसमें चला गया? फ्रैक्शन में। तो फिर फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे है? अगर कोई संख्या भिन्न में है, फिर उससे परसेंट में कैसे है? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं मेरे पास 2/100, 2/100 फ्रैक्शन में है, इससे परसेंट में कैसे है? परसेंट हटाने से, जैसे यहाँ पे 25/100 हो गया है, तो यहाँ पे 2/100 को हम लिख ही सकते हैं 2%। 2% लिख ही सकते हैं, परसेंट हटाने से 2/100 आएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे असल में हो क्या है, यहां से देखो, 25% से 25/10 या 2/100 से 2% किस तरह से हो रहा है, कैसे हम लिख रहे हैं, इसे समझो अच्छी तरह से। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि परसेंट से यानी प्रतिशत से भिन्न में करने के लिए सिर्फ हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को, जैसे कि हमने पहले भी जाना था, डिनोमिनेटर को हमें 100 करना होगा। देखो, 25% सिंबल हटाया, डिनोमिनेटर 100 आया। 2% सिंबल हटाया, डिनोमिनेटर 100 आया। या हम घुमा के ये भी बोल सकते हैं कि कहीं पे भी संख्या, अगर कोई भी संख्या बटा 100 हो, कोई भी संख्या बटा 100 हो, उसे इजीली हम परसेंट में कैसे बदलेंगे? जस्ट संख्या के सामने सिंबल लिख देंगे परसेंट, तो ये हो गया परसेंट में। जैसे अगर मान लेते हैं 3/100, इसे हम लिख ही सकते हैं 3%। मान लेते हैं 15/100 है, इसे हम लिख ही सकते हैं 15%। क्लियर? तो भिन्न से परसेंट या परसेंट से भिन्न लिखना से बहुत ही आसान है, सिर्फ 100 का अंतर है। परसेंट से भिन्न लिखने के लिए डिनोमिनेटर 100 कर देंगे, और 15/100 अगर डिनोमिनेटर में किसी भिन्न के है या फ्रैक्शन के है, सिर्फ उसका 15% लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो ठीक इसी प्रकार से अगर मान लेते कोई एक संख्या है, मान लेते हैं 2/5, ये क्या है? ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब इसे किस तरह से हम परसेंटेज में बदले? अब देखो यहाँ 100 तो नहीं है, जैसे इन केसों में हम देख रहे थे 100 था, आसानी से हमने परसेंट बदल दिया। अब 2/5 एक फ्रैक्शन है, अब इसे किस तरह से हम प्रतिशत या परसेंटेज में बदले? उद्देश्य क्या है? हम मालूम है कि 2/5 को अगर हमें परसेंट में बदलना होगा, वो क्या परसेंट होगा हमें नहीं मालूम, हम मान लेते हैं वो x% है। ठीक है, 2/5 को जब हम x में बदलेंगे, वो क्या परसेंट होगा हमें नहीं मालूम, हमने माना उसे x। अब अगर x% हम मान रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके नीचे 100 आएगा, क्योंकि x/100 का आसानी से परसेंट में लिख देंगे। यानी 2/5 परसेंट में हमने क्या माना? उसे x।
और अगर परसेंट है तो डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आएगा। यानी 2/5 और x/100 ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शन होने चाहिए, ठीक, समानुपात होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये कंडीशन सही है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 5 से x गुना और 100 से 2 गुना, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू एक्स। क्लियर, समझ में आया? इस 5 को नीचे ले आते हैं तो हम इसे लिख ही सकते हैं 2 इंटू 100/5 इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब देखो इसे अगर काटेंगे तो 5 से ये कटा 100 यानी कितना आएगा 20, और x का मान क्या होगा 20, 2 इंटू 20 यानी 40, यानी x का मान हुआ 40, x का मान हुआ 40। तो अब इस x के मान को जहां हमने x का मान माना था उसे अगर लिखें तो हम लिख ही सकते हैं इसे 2/5 इक्वल टू 40/100, यानी 2/5 को हम 40/100 लिख सकते हैं, और 40/100 असल में क्या है, वो है 40%। क्लियर हो? यानी 2/5 असल में परसेंट में कितना है, ये जो भिन्न है फ्रैक्शन है परसेंट में है 40%। क्लियर हो, समझ गए? एक और उदाहरण देख लेते हैं, मान लेते हैं 3/10, 3/10 मान लेते हैं। अब 3/10 है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। ये फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बदलना। परसेंट बदलने के लिए हम क्या करें, सिंपल मान लेते हैं x परसेंट होगा, और परसेंट में होगा तो डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 इंटू 100 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, यानी इसे हम लिख सकते हैं दोबारा 3 इंटू 100/10 इक्वल टू एक्स। ये 10 नीचे आ गया, 10 से इसे काट देते हैं, देखो कितना आ रहा है, एक्स का मान आ रहा है 30, यानी 3/10 इक्वल टू x/100। इसे हम लिख सकते हैं x का मान कितना निकला 30, जो है क्या 30/100, और 30/100 इसे हमें कितना है 30%। क्लियर हुआ? यानी 3/10 परसेंट में कितना होगा 30%। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, हम असल में कर क्या रहे हैं, इस संख्या पर ध्यान दो। 2/5 था, वो परसेंट में कितना हुआ, 2/5 परसेंट में हुआ 40%। ठीक है, जब हमने उसे हल किया, देखो यहाँ पे नीचे क्या था, 2/5 ही था, उस 5 को हमने असल में 100 से काटा था, यहाँ पे असल में था क्या 5 था। 2/5 के साथ हमने क्या किया, सिर्फ 100 को गुना किया, 2/5 के साथ 100 को गुना किया, x का मान आ गया 40%। यहाँ देखो 3/10 था, 3/10 को हमें बदलना था परसेंट में, जो हमने 30% निकाला। तो फिर जब हमने हल जब कर रहे थे तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 3/10 ही है, 3/10 के साथ असल में क्या गुना कर रहे हैं 100 गुना कर रहे हैं, तो कितना आ गया 30%। यानी इन दोनों सॉल्यूशनों पे ध्यान दो, 2/5 2/5 था, परसेंट में निकालने के लिए सिर्फ हमने उसके साथ 100 गुना किया, सिर्फ हमने उसके साथ 100 गुना किया, काट के देखो 40% ही आएगा। 2/5 के साथ जब 100 गुना करेंगे, यहाँ पे जब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, 20 इंटू 2 40, यानी x का मान निकल जा रहा है। 3/10, 3/10 के साथ हमने क्या किया, देखो 100 30% आ गया, तो 3/10 हमें निकालना था, 3/10 फ्रैक्शन का हमें परसेंट निकालना था। हमें करना क्या होगा, सिंपल जो भी फ्रैक्शन दिया होगा, भिन्न दिया होगा, उसके साथ सिंपल इंटू 100 कर लेना होगा। क्या करना होगा, 3/10 इंटू 100 काट के जो आएगा वही होगा हमारा परसेंट में। क्लियर हुआ? एक और मान लेते हैं 6/5, 6/5। अब 6/5 फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में बदलना है। क्या करना होगा, जो तरीका हमने सीखा, 6/5 को परसेंट में करने के लिए हमें इक्वल टू x/100 मानने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से करके दिखाया था। हमें क्या करना है, 6/5 को परसेंट में बदलना है। सिंपल हमें क्या करना है, 6/5 इंटू 100 कर देंगे, 6/5 इंटू 100 कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 20, ये होगा 120%। क्लियर? 6/5 इंटू 20 यानी होगा 120%, यानी 6/5 का परसेंट में क्या होगा 120%। क्लियर हुआ? उदाहरण देखते हैं, 80 रुपए का 15%, 80 रुपए का 15%। ठीक है, जब भी तुम्हें इस प्रकार के सवाल मिले, 80 रुपए का 15%, 100 रुपए का 20%, 1000 रुपए का 100%, कुछ भी, ये जो शब्द तुम्हें मिलेगा का, इस का शब्द का मिलने का मतलब गणित की भाषा में जैसे ही तुम्हें मिलेगा 80 रुपए का 15%, तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। 80 रुपए का की जगह हम लिखेंगे इंटू, यानी जब भी ये शब्द मिलेगा का, इसका गणितीय रूप हो जाएगा इंटू।
80 इंटू 15%, ठीक है। 80 रुपए का 15%, यानी असल में सवाल में निकालना क्या हमें, 80 रुपए का 15% कितना होता है, 80 रुपीज का 15% कितना होगा वो निकालना होगा। कितना होगा निकालने के लिए जो का शब्द होगा उसका मतलब हो जाएगा इंटू। हमें करना क्या है, 80 इंटू 15%, और 15% है, परसेंट साइन हटाने से क्या निकालना, डिनोमिनेटर में 100 लिखना होगा, यानी 80 इंटू 15/100। क्लियर हो। अब सिंपल हम काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो किससे कटेगा, ये हम काट देते हैं 5 से, 5 3 5 2, और इस 2 से 8 को काट देते हैं, ये हुआ 4। तो 4 इंटू 3 कितना आया, 12। यानी 80 रुपए का 15% होगा असल में 12 रुपए। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से एक और सवाल कर लेते हैं। 215 रुपए का 12%, 215 रुपए का 12%, ठीक। यानी 215 रुपए का 12% कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्या करना होगा, सिंपल लिखना होगा 215 का यानी इंटू 12%, 12 यानी 12/100। प्रतिशत को जब भी हम भिन्न में लिखेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा डिनोमिनेटर यानी हर में। अब हम इसे काटेंगे किससे, देखते हैं किससे कटता है। ये कट जाएगा जैसे तुम्हारा, अगर इसे 5 से काटे तो 5 4 20, 5 3 15, 5 से इसे काटेंगे तो आएगा 20, ठीक है। अब 12 और यहाँ 20 है, ये कटेगा किससे, ये आसानी से कट जाएगा 4 से, 4 से आएगा 3 और यहाँ आएगा 5। कितना आ रहा है, यानी कितना बन रहा है, वो बन रहा है 43 इंटू 3, 43 इंटू 3/5, जो असल में कितना होगा 9, 129/5। यानी 215 रुपए का 12% होगा 129/5। इसे चाहे तो हम दशमलव लिखें, यानी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कितना हमारा 5 2 10, यहाँ 29, 5 5.48, 25.8, यानी 215 रुपए का 12% होगा असल में 25.8 रुपए। तुम इस सवाल पे ध्यान दो, 2.25 रुपए, 2.25 रुपए 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब यहां देखो हमें प्रतिशत निकालना है, इसके पहले सवाल में प्रतिशत दिया हुआ था, हमें मान निकालना था। अब यहां दिया है 2.25, 5 रुपए का, 5 रुपए का कितना प्रतिशत 2.25 होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। इस सवाल को किस तरह से करेंगे, ध्यान से करें। 5 रुपए का कितना प्रतिशत 2.25 रुपए होगा, तो 5 रुपए तो दिया ही हुआ, 5 रुपए का यानी हम मान लेंगे इसे इंटू 5 रुपए का कितना प्रतिशत, कितना नहीं मालूम कितना, उसे हम मान लेते हैं x%। तो 5 रुपए का x% हम मानते हैं, वो होगा कितना, सवाल में दिया ही हुआ 2.25। 5 रुपए का x% सवाल में दिया हुआ है 2.25, यानी ये जो सवाल था, इससे सवाल को हमने किस रूप में सजाया, इस रूप में, जहां पे हमने 5 रुपए का कितना प्रतिशत जो हमें नहीं मालूम कितना, उसे मान लिया x%, वो बराबर कितना दिया हुआ 2.25 रुपए है। अब इसे हल कर लेते हैं, 5 इंटू परसेंट साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, बटा इनसे 100 आएगा, इक्वल टू 2.25। क्लियर हुआ, 5 इंटू एक्स, ये 100 इस तरफ जाएगा तो कहां जाएगा, क्रॉस के ऊपर, यानी 2.25 इंटू 100, और 5 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो कहां जाएगा, क्रॉस के नीचे, यानी डिवाइड में आएगा, यानी x इक्वल टू 2.25 इंटू 100/5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक। अब इस 100 से ये 100 कट गया, यानी 225/5, ये कटेंगे तो कितना आएगा 4 20 5, यानी x का मान कितना है 45, यानी 2.25, यानी 2.25 रुपए असल में 5 रुपए का 45% है। 5 रुपए का 45% अगर निकालेंगे तो आएगा कितना 2.25। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है। समय पर बिल देकर मेरी चाची को 54 रुपए की छूट मिली, तो विद्युत बिल कितने रुपए का था, निकाले। समय पर विद्युत बिल देने पर 15% की छूट मिलती है, और समय पर बिल देकर कितना मिला है चाची को, 54 रुपए छूट मिला है, तो विद्युत बिल कितने रुपए का था, ठीक है। अब इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो एक यानी यूनिटरी मेथड से करेंगे, और एक हम लोग इसको तैराशिक यानी रूल ऑफ 3 की मदद से करेंगे। जो तुम्हें आसान लगे वो तरीका तुम इस्तेमाल कर सकते हो।
तो सबसे पहले हम इसे एक एक नियम से करते हैं, यानी यूनिटरी मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलती है, यानी समय पर हल देखो, समय पर बिल जमा करने 15%, समय पर बिल जमा करने पर छूट कितने है, 15% की छूट मिली है। और बिल असल में कितना है और छूट कितना मिला, और चाची को जो छूट मिली है वो कितनी है, चाची के छूट का मान वो कितना है, 54 रुपए। अब ध्यान से देखो, समय पर बिल जमा करने पर 15% छूट मिला है और छूट कितना है, 54 रुपए। कितना बिल जमा हुआ है वो हमें नहीं मालूम, वो हमें निकालना है, यानी बिल का मान वो हम मान लेते हैं x रुपए। ठीक, तो ये जो 15% छूट मिला किसके ऊपर मिला, समय पर बिल देने पर इस ये जो बिल का मान था, जो एक्चुअल बिल का मान था, उसी पर 15% छूट मिला है, तभी जाके 54 रुपए चाची को मिला। क्लियर, समय पर बिल जमा करने पर जो छूट मिला 15% का, किसके ऊपर, बिल के मान के ऊपर छूट मिला, यानी इस बिल का 15% कितना होना चाहिए, 54 रुपए होना चाहिए। अतः हम लिख सकते हैं गणित की भाषा में कि x रुपए का, x क्या था, x था कुल बिल, जो बिल का मान था, उस x का 15%, असल में कितना होना चाहिए, 54 रुपए होना चाहिए, 54 रुपए। अब ये समीकरण हमें मिल गया, इसे हल कर लेते हैं। 15% है, यानी x इंटू भिन्न में क्या लिखेंगे, 15/100 इंटू 54। इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 15, ये 100 जब इस तरफ जाएगा बराबर के इधर, तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होकर ऊपर जाएगा, यानी 54 इंटू 100। और हम लिख सकते हैं x 15 जब इस तरफ आएगा तो बटे में आएगा, यानी 54 इंटू 100/15। ठीक है, इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा 3 एकम 3, यहाँ 8 और यहाँ आएगा 5, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 कितना आएगा, 360। 360 रुपए किसका मान निकला, x का मान निकला, और x क्या था, बिल का मान, यानी जो एक्चुअल बिल था, जो मूल जो बिल था उसका मान कितना निकला, 360 रुपए, और यही हमें निकालना था। क्लियर हुआ। अब सेम सवाल को हम तैराशी यानी रूल ऑफ 3 से करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सवाल पे क्या जाना कि समय पर बिल देने पे 15% छूट मिलती है और छूट का मान है 54 रुपए और बिल का मान हमने माना x रुपए। अब अगर रूल ऑफ 3 यानी तैराशी पद्धति से हल करें तो हम यहाँ देखो क्या क्या लिखेंगे, एक है बिल का मान और एक राशि लिखेंगे छूट। ठीक है, जब भी हम तैराशी पद्धति करेंगे या रूल ऑफ 3 की मदद से करेंगे तो हम बिल के मान को, जैसे हमने x माना है, एक बार x लेके भी करेंगे और बिल के मान को हम 100 लेके भी करेंगे कि अगर बिल का मान 100 रुपए होता, तो छूट कितनी मिलती, देखो बिल का मान जमा करने पर छूट मिलती 15%, तो बिल का मान अगर 100 रुपए होता तो मुझे 100 में से 15 यानी 15 रुपए की छूट मिलती, क्योंकि बिल का मान समय पर जमा 15% की छूट मिलती है। तो बिल का मान अगर 100 रुपए होता तो छूट मिलती 15, लेकिन बिल का मान हमने क्या माना, अगर x रुपए बिल का मान है तो हमें छूट असल में मिली कितनी है, वो है हमें मिली है 54 रुपए की। क्लियर, बिल का मान अगर 100 रुपए है तो छूट होगी 15, और बिल का मान जो हमने x माना है उस x के ऊपर, x जो एक्चुअल बिल है उसके ऊपर असल में छूट कितनी मिली है, जो सवाल में दिया हुआ है वो कितना है, 54। तो देखो त्रैमासिक पद्धति से रूल ऑफ 3 में हमें देखो दो राशियों के 3 मान मिल गए, हमें x का मान निकालना है। देयरफॉर या अतः x का मान कैसे निकालेंगे, x के साथ जो संख्या 100 उसे के साथ गुना करेंगे, किसे, या तो 15/54 को या 54/15 को। ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके पहले भी हमने सीखा, ये संपर्क से हम पता लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, 100 रुपए के बिल में 15 रुपए छूट मिलती है, 100 रुपए के बिल में 15 रुपए छूट मिलती है, यानी ये बिल का मान जितना बढ़ेगा, 100 के 200 300 400 500, बिल का मान जितना बढ़ेगा छूट भी उतनी ज्यादा होगी। 100 रुपए में अगर 15 रुपए मिलती है तो 200 रुपए में 30 रुपए मिलेगा। ठीक है, 200 रुपए में 30 रुपए मिलेगा, 300 रुपए में कितना मिलेगा, 45 रुपए मिलेगा। यानी देखो बिल का मान जितना बढ़ रहा है छूट भी बढ़ रही है, यानी बिल के मान और छूट में सीधा संपर्क है, सरल संपर्क है।
यानी छूट, अगर छूट का मान बढ़ेगा तो बिल का मान बढ़ेगा ज्यादा होगा, यानी 54 रुपए में बिल का मान 100 से ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब होगा ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, यानी 54/50। अब सिंपल इसे काट देते हैं। इसे अगर हम काटे 5 से तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 20, 3 से 54 काटेंगे तो आएगा 18, 18 से 20 गुना करेंगे आएगा, देखो वही 360 रुपए आ रहा है। यानी एक्स जो बिल का मान है वो कितना हुआ, 360 रुपए। तो ये कौन सा तरीका है, ये है रूल ऑफ थ्री, त्रैमासिक सूत्र। इसके पहले हमने यूनिटरी यानी एक एक मेथड से किया था। अब तुम्हें जो मेथड आसान लगे तुम उसका इस्तेमाल करो। क्लियर हो, समझ गए। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। एक आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई को 15% कम किया गया, तो आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, हिसाब करके लिखें। देखो, एक आयत क्षेत्र यानी एक रेक्टेंगल, आयत क्षेत्र यानी एक रेक्टेंगल। सवाल में क्या बोला, यह है इसकी लंबाई, यह है चौड़ाई। सवाल में बोला लंबाई को 15% बढ़ाया गया, प्लस किया गया, और चौड़ाई जो था उसे 15% कमाया गया। ठीक, लंबाई को 15% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 15%, यानी पहले उसकी लंबाई अगर L और B थी, बाद में उसकी लंबाई को 15% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 15% कम किया गया। तो पहले के मुकाबले बाद में जब लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई कमेगी, उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें जानना होगा लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम L और B मानते हैं, और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, एरिया का सूत्र होता है L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस सवाल पे देखो, इस सवाल पे अगर त्रैमासिक सूत्र लगाए तो कितना आसानी से होगा। ध्यान से देखो, लंबाई, सबसे पहले हम यहाँ पे जो जो राशि हमें माननी होगी वो मानते हैं। लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। लंबाई को पहले मान लेते हैं, ये जो लंबाई, सवाल में तो दिया नहीं कितना लंबाई है या कितनी चौड़ाई थी, ये सवाल में नहीं दिया। तो इन सब सवालों में जब हम परसेंट वाले सवाल करेंगे त्रैमासिक सूत्र से, जैसे कि हमने पहले भी जाना, हम जो मान मालूम नहीं है उसे सबसे पहले हम मानेंगे 100 लेके करके देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो लंबाई जो है मान लेते हैं उसकी लंबाई थी, पहले उसकी लंबाई थी 100, चौड़ाई भी 100 थी, लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी। तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 100 इंटू 100 होगा 10,000। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, लंबाई 15% बढ़ गई। लंबाई 100 थी, अगर 100 थी 15% बढ़ जाएगी तो कितनी होगी, 115 हो जाएगी। चौड़ाई को अगर हमने 100 माना है, चौड़ाई को क्या माना है, 100 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मानो, 100 इकाई थी, 15% कम गई है, 100 में से 15 कम जाएगा तो चौड़ाई अब हो गई 85। क्षेत्रफल क्या होगा, 115 इंटू 85 को इंटू करेंगे तो आएगा 115 इंटू 85, ये गुना करने से आएगा 9775। ठीक है, यानी पहले क्षेत्रफल अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या बाद में वो हो गई कितनी, 15% बढ़ने लंबाई और 15% कमने चौड़ाई के बाद हो गई असल में 9775 वर्ग इकाई, चाहे वो सेंटीमीटर या मीटर। सवाल में पूछा देखो क्या, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, यानी पहले के मुकाबले क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा या कमा। देखो, पहले अगर वो क्षेत्रफल 10,000 वर्ग इकाई थी, अब हो गई है 9,775 वर्ग इकाई, यानी वो कमी है, घटी है। कितना प्रतिशत घटी ये निकालिए, यानी क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत में, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत में कैसे निकालें, प्रतिशत में कमी जब हमें निकालनी होगी क्षेत्रफल में, ये निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत में अंतर या क्षेत्रफल में अंतर क्षेत्रफल में अंतर बटा पहले का क्षेत्रफल गुना 100, यह है इसका फॉर्मूला। यह हमें याद रखना है, जिस जब भी हमें क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या प्रतिशत में कोई मान निकालना होगा सवाल का, क्षेत्रफल में कमी हो या क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो प्रतिशत में, तब हम निकालेंगे किस तरह से, क्षेत्रफल में अंतर, इन दोनों के क्षेत्रफल में जो अंतर हुआ है बटा पहले का जो क्षेत्रफल था इंटू 100। अब क्षेत्रफल में अंतर कितना है, अंतर होगा 10,000 माइनस 9775 बटा पहले का क्षेत्रफल था 10,000 इंटू 100। ठीक है, अब 10,000 माइनस 9775 करेंगे तो आएगा
5, 225 बटा 10,000 इंटू 100, ये ऐसे ही कट जा रहा है, तो आया कितना 225 बटा 100। इसे काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो आएगा आसान से 2.25, ठीक है 2.25, या इसे काटेंगे तो आएगा 9/4, यानी क्षेत्रफल में कमी कितना प्रतिशत हो रही है 2.25%, या सिंपल इसे हम लिख सकते हैं 9/4%, या तो 2.25% या 9/4%। तो क्लियर हुआ, सवाल किस तरह से हल किया हमने समझ गया, ठीक।